नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया लाइव। टीएफटी इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की हार में राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों ने अहम भूमिका निभाई है। भाजपा राजनीतिक माहौल में आए बदलाव से वाकिफ भी है, इसलिए उसने किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के साथ हुए व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से प्रभावित क्षेत्र में नुकसान को कम करने के लिए राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी को अपने साथ मिला लिया। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। सर, मेरा पहला सवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद सपा का दावा है कि यूपी बीजेपी में उठापटक चल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी कह तो सामने वालों से रहे हैं, लेकिन बता पीछे वालों को रहे हैं। यहाँ उनका इशारा बीजेपी आला कमान और उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम की ओर था, जिन्हें लेकर पिछले दिनों अलग अलग प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थीं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप सर? हाँ जगदीश जी, देखिए उत्तर प्रदेश पहला स्टेट ऐसा बन गया है कि दो डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जी। सीएम की किसी बैठक में नहीं जाते हैं जी। सीएम बुलाते हैं तो नहीं जाते हैं जी। और किसी मंच पर सीएम आते हैं तो यह उतर करके चले जाते हैं। पहली बार यह किसी स्टेट में देखा गया है, वह भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले बहुत से लोगों को, दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को, किसी को हमेशा कहती थी कि पहले अंदर का संभाल लो, उसके बाद दूसरे बाहर का देखो, उसके बाद ये करो वो करो। 50 करती थी कि पहले अंदर का क्या नाम है को देख ले, अपने आपस के विद्रोह को संभाल ले। लेकिन यहाँ तो देखिए, जब 10 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब अल्पमत में आई है, तब से अंदर ही विद्रोह हो गया है। अपने अंदर की नहीं संभाल पा रही है यह, और अंदर की नहीं संभाल पा रही, इस कदर नहीं संभाल पा रही कि इसके संभाला नहीं जा पा रहा है। मैं लोकसभा चुनाव के पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, कई प्रोग्राम किया था मैंने, और यह बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए, सत्ता अगर उनकी आ गई, प्रधानमंत्री बन गए, तो योगी आदित्यनाथ को निपट देंगे जी। और एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के लिए अटकलें तेज हो गई और उन्हें निपटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी का एक कारण है कि दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के इशारे पे चलते हैं और योगी आदित्यनाथ के किसी भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं, मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं वो। और केशव प्रसाद मौर्य सीएम बनना चाहते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य खुद अपना सीट नहीं जीत पाए, विधानसभा वो हारे हुए हैं और तभी भी डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति अपना सीट नहीं जीत सकता वह पार्टी को क्या जीताएगा, तो वह सीएम कैसे बने, यह भी बड़ी चीज है। और योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान इनके लिए नहीं रह गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर के एक बहुत बड़े चेहरे बन गए हैं। हालांकि 2017 में जब उनको सीएम बनाया गया था तो वह वर्चस्व उनका नहीं था, लेकिन सीएम बनने के बाद उन्होंने अपना जमीन तैयार कर लिया है। और अब तो वह हिंदू युवा वाहिनी को भी फिर से संगठित कर दिए हैं और फिर चर्चा में है हिंदू युवा वाहिनी। हिंदू युवा वाहिनी उनके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमेशा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस और क्या हिंदू महासभा रहा है, वैसे उनके पीछे हिंदू युवा वाहिनी बहुत बड़ी सपोर्ट रही है, जिसका 2017 में सीएम बनने के बाद में उसको भंग कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने जब यह खरबंडल हुआ तो उन्होंने फिर उसको एक्टिव कर दिया, और एक्टिव जो हुई है तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है हिंदू युवा वाहिनी। मुख्य चीज यह है, इसीलिए और भी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पा रही है। उपचुनाव होने हैं, और उपचुनाव होने हैं तो 10 सीटों पर, अब यह 10 सीटें परीक्षा तो है
योगी आदित्यनाथ के लिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यह सीटें जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को इन 10 विधानसभा सीटों के मद्देनजर ही हटाना चाहती है, उन सीटों को हराने का भी कार्य करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इंडिया गठबंधन का जैसा ग्राफ बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोकसभा चुनाव में क्या मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, यह 10 सीटों में 1 सीटें भी निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। पहली चीज यह है, और यह इंडिया की लहर की वजह से इंडिया जीतेगी, इसमें इसका कोई रोल नहीं होगा। लेकिन बाद में देखिएगा बात यही आएगा कि मोदी उनको हरवा दिए। हालांकि यह लोग हरवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें निकल रही हैं, लेकिन क्या है नहीं हुआ तो बाद में जब पता चलेगा, जब उसका उपचुनाव होगा तब तो वह तो तस्वीर देखने को मिल जाएगा। लेकिन 10 लोकसभा सीटों में 10 विधानसभा सीटों में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, और 2-2 सीटें तीनों मुख्यमंत्रियों को दिया गया है, जिम्मेदारी दिया गया है, और बाकी मंत्रियों को दिया गया है। वो आने वाले समय पता है। अखिलेश यादव बहुत हमलावर हैं, अखिलेश यादव हमलावर है, और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन या राहुल और अखिलेश की जोड़ी जो है वह 2027 आने वाले विधानसभा की तैयारी में जुट चुकी है अभी तक, और भारतीय जनता पार्टी अपने घर के ही खरमंडल को अभी संभाल नहीं पा रही है, और इंडिया गठबंधन 2027 की तैयारी में जुट चुका है, जोर शोर से जुट चुका है। आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर योगी आदित्यनाथ को हटा देती है भारतीय जनता पार्टी, तब तो यह निश्चित मान लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब 2027 में सत्ता में नहीं आ रही है। और एक बार अगर विधानसभा चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश का, तो लोकसभा चुनाव में फिर 2 सीटों पर आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर इंडिया गठबंधन का एक अलग जलवा हो जाएगा। और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के बीच जिस तरह का खटपट है, इससे यह प्रतीक हो रहा है कि 2027 इनके हाथ से निकल रहा है, जबकि योगी आदित्यनाथ भी जान रहे हैं कि अगर तीसरी बार यह सीएम हमें बनने देंगे नहीं, अगर सत्ता में भी आए तो। तब देखते हैं, आने वाला समय चुनौतीपूर्ण तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीति है, और राजनीति कब करवट ले ले यह भी कोई नहीं जानता। तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। जय जगदीश जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आक्रामक अंदाज में कहा है कि वह सरकार में नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने विपक्ष की ओर निशाना लेते हुए कहा कि जो भी अराजकता पैदा करेगा वह उसका अंजाम भुगतेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन कानून के तहत तो बुलडोजर चलेगा ही। बुलडोजर का जिक्र करके उन्होंने सपा को तो निशाने पर लिया ही है, लेकिन उनके निशाने पर संजय निषाद भी थे। आखिर योगी जी कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए जगदीश जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनका बुलडोजर इन लोगों की पार्टी को समाप्त कर देगा जी। इनका बुलडोजर गरीबों पर बहुत ज्यादा चला है, और कुछ अमीर लोग और कुछ दबंग के मद्देनजर गरीबों को टारगेट किया गया है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले चीज, इनका बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण होगा, यह भी सच है। उतना ही जितना सूरज सुबह उगता है और सूरज पूरब से उगता है, जितना सच है उतना ही सच यह है कि यह बुलडोजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पतन का कारण बनेगा, क्योंकि वह आए लगेगी। और इन लोगों ने जिसके भी जमीन लिए हैं, रिक्वायर्ड किए हैं, चाहे वह एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, चाहे एयरपोर्ट बनाने के लिए, इन लोगों ने मुआवजे नहीं दिए हैं, लोगों को धोखा दिया है, उनके जमीन को ले लिया, उनके घरों को तोड़ दिया, बेरोजगार बना दिया, लेकिन तो उसे मुआवजा मिला नहीं। दूसरी चीज, रोजगार देने के मामले में योगी आदित्यनाथ विफल रहे हैं। जो भी वैकेंसियां निकली सबके पेपर लीक हुए हैं, और री एग्जाम उन्होंने नहीं कराया है, फिर से एग्जाम कराया, फिर से पेपर लीक हुआ है। 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, कम नहीं होते हैं। नीट जैसे पेपर जब लीक हो जाते हैं और क्या नाम है कि बच्चे सड़क पर 24 लाख उतरते हैं, तो उसके बाद सरकार कहती है नहीं पेपर लीक तो हुआ नहीं। इसका मतलब वो है जनता बेवकूफ है या सरकार बेवकूफ बना रही है। अब यह चीज लोकसभा देखिए, इसमें हमें आपको बांग्लादेश का जिक्र एक बार फिर करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में इन्हीं सब कारणों की वजह से यह हालत बांग्लादेश की हुई है, और यही सब हालात यहाँ पैदा किए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान न करे कि वैसा दिन हमारे देश में आए, लेकिन अगर
वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, जब सांसें अटकती है गले में तो हर कोई सांस लेने के लिए छटपटाता है और जीवित रहना चाहता है। उस समय उसके अपने कर्म याद आते हैं, लेकिन वह सांस ऐसी अटकती है कि वह सांस चल नहीं पाती है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का ना हो जाए। लेकिन भगवान न करे कि ऐसा दिन आए, सब कुछ सही सही से हो, सब कुछ शुभ हो हमारे देश के अंदर। लेकिन तो इसके लिए सरकार को इससे सबक लेना चाहिए बांग्लादेश से, और सरकार को सबक लेकर के अपनी तानाशाहियां छोड़ करके देश हित के लिए काम करनी चाहिए, खुद स्वार्थ के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी लेकर के नहीं जाएंगे, देश को बर्बाद करके जाएंगे तो युगों युगों तक थूकेंगे लोग उनके नाम पर। उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि उन्हें घर से लेना देना है नहीं, पत्नी को उन्होंने साथ रखा नहीं, करेंगे क्या वो? आखिर दो उद्योगपतियों को, अडानी और अंबानी को संपत्ति सौंप करके वह साबित क्या करना चाहते हैं कि वह बहुत महान है जी। उनके लिए 2 के लिए महान या 100 के लिए? वो किसी ने खूब कहा है कि 100 साल जीना किसी को जरूरी नहीं है, 1 घंटे में ऐसा काम कर जाओ कि 100 सालों तक लोग याद करें जी। बिल्कुल, उसे याद करते हैं लोग। तो अब नरेंद्र मोदी ने 10 सालों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के और 12 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में तानाशाहियां दिखाई हैं, विपक्ष को लुप्त किया है, हमेशा विपक्ष को दबाया और सताया है। यह 10 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए भी देखा गया। अब इन लोगों का बुलडोजर, अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर देख देख करके अब मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान के अंदर भी लोग बुलडोजर की बात करने लगे। क्या अगर यह प्रथा चल गई आगे जा करके तो हर कोई बुलडोजर का शिकार होगा और सरकार तानाशाह कही जाएगी। यह ऐसी प्रथा बंद होनी चाहिए। जो गुनाहगार है उसे सजा होनी चाहिए, उसकी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। एक मकान लोगों को बनाने के लिए बरसों लग जाते हैं, युगों लग जाते हैं, लोगों की उम्र समाप्त हो जाती है, एक मकान नहीं बन पाता है। और किसी तरह आदमी मकान बनाता है तो आप किसी भी कारणवश आप उसकी मकान को गिरा दोगे, यह इजाजत किस कानून में ऐसा है कि आप किसी के भी मकान पर बुलडोजर चला दो? हाँ, क्या नाम कि अनलीगल मकान कोई बनाया हो, कब्जा करके बनाया हो, तो बात एक समझ में आती है। जो कब्जा करके रखे हुए हैं लोग, उनके ऊपर तो आप कार्रवाई नहीं करते हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की तादाद भरी हुई है, ठाकुरों की बहुत है। यह ठाकुर जब से क्या नाम है कि योगी आदित्यनाथ बने, ठाकुरों का एक आतंक सा फैला हुआ है। लोग दबंगई दिखा रहे हैं, वह 20% पे ब्याज चला रहे हैं, लोगों की चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसे देते हैं, उनको जमीनों को हड़पते हैं, घरों को, मकानों को हड़पते हैं लोग। और सरकार ऐसे पे कार्य नहीं करती, और जो गरीब है उसके मकान को ढाने का, बुलडोजर चलाने का काम करती है। ऐसे क्या नाम है कि कोई मुख्यमंत्री अपनी छवि नहीं बना सकता। योगी आदित्यनाथ एक हिंदू के चेहरे माने जाते हैं। गोरखनाथ पीठ के महंत है, महंत अवैधनाथ ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया था। उनके जाने के बाद में पीठ इनके नाम इनको मिला है, तो उसके मान मर्यादा को रखना चाहिए। महंत अवैधनाथ किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाते थे, और वह समन्वय बनाते थे, हर कोई उनसे राय मशवरा लेने आता था और हर किसी के समस्या को समाधान करते थे। योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही थे। योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ पीठ में बैठ करके वहाँ लोगों को पंचायत करते थे। हमने देखा है, हमने सुना है, हम वहाँ पे बैठे हुए हैं और हर चीजों से इन्हें देखे हैं। लेकिन सीएम बनने के बाद जो क्रूरता इनके अंदर आई है, वह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, आने वाले समय में यह भी पता चलेगा। जिस दिन सीएम की कुर्सी जाएगी उस दिन इन्हें अपनी असली हैसियत क्या है वह पता चल जाएगा। जी जगदीश, बढ़ते हैं सर अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल बीजेपी को लेकर। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि संसद में 99 की संख्या और अंधकार का खेल चल रहा है। संबित पात्रा ने कहा, अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह गणना की बात करते हैं। पात्रा ने कहा कि अगर राहुल गांधी साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? देखिए जगदीश जी, ये तिच्छ राजनीति है जी, समझ गए ना। संबित पात्रा ऐसे के लिए जाने जाते हैं। संबित पात्रा की बातों को कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं जी। देखिए, गोबर पात्रा के नाम से भी इन्हें लोग कहते हैं, क्योंकि ऐसी अभद्रता यह करते हैं। व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर अभद्रता की बात करता है तो क्या नाम है कि लोगों को बहुत तकलीफ होती है और इनके बारे में बोलने में भी तकलीफ होती है। यह अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं यह लोग। क्या इन्हें पता नहीं, यह इस देश के इन्हें नहीं पता राहुल गांधी की जाति क्या है? बिल्कुल। इंदिरा गांधी कौन थी? राजीव गांधी कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इन्हें नहीं पता कि इस देश के लिए बलिदान दिया है उस व्यक्ति की जात क्या थी? तो राहुल गांधी की जात पूछने की हिम्मत कैसे हुई? और क्या राहुल गांधी अपना जात नहीं लिखते हैं जब चुनाव आयोग को देते हैं? तो लिखते हैं। सिर्फ राहुल लिखते हैं क्या? गांधी लिखते हैं ना, गांधी ही तो उनकी जात है, तभी तो क्या नाम है कि वो लिखते हैं। तो इतना भी पता नहीं है, इतना भी एहसास नहीं है इन लोगों को। यह गंदी राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं है। हर कोई गालियां देता है संबित पात्रा को, चाहे वह डिबेट में जाता है तो भी लोग ढोल की तरह इसे बजा के चले जाते हैं, और कहीं पब्लिक डिबेट में भी ढोल की तरह बजा देते हैं। कई बार के हारे हुए संबित पात्रा है, इस बार किसी तरह से जीत गए। वो अभी धांधलीबाजी से जीते हैं कि सही तरीके से जीते, ऊपर वाला ही मालिक है। मुझे तो जहां तक विश्वास नहीं है कि सब बहुत सही साफ सुथरे व्यक्ति हैं। जितना मैं इनको देखा हूं कि इस व्यक्ति के मुख से हमेशा तुम तराक ही निकलता है इनके मुख से। और पाकिस्तान के बगैर तो यह इंसान कोई बात ही नहीं कर सकता, कोई डिबेट ही नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल लाइक नहीं करता हूं, ऐसे लोगों की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं जो पाकिस्तान की बात करे। हम अपने देश की बात करेंगे। हमारे देश में कोई समस्या है, आप नेता हो, प्रतिनिधि हो जनता के, आपसे हम सवाल करेंगे और आपका फर्ज होता है कि आप उसके जवाब दो। आप घुमा फिरा करके पाकिस्तान पे ले जाओगे तो यही हालत होगा। देख लो पाकिस्तान में क्या हुआ है, बांग्लादेश में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है। वही हाल अगर इंडिया में हो गया तो ऐसे लोगों को घरों में घुस करके लोग पीटेंगे। लेकिन तो ऐसा दिन ना आए हमारे देश में। ऐसे लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। और इस तरह की जब आप बातें करोगे, घृणा वाली बातें करोगे, नफरत वाली बात अगर करोगे तो आज नहीं कल लोगों के दिल में बैठेगा यह बात, और दिल में बैठेगा तो फिर वह भारी पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी लिखा करके नहीं आया कि नरेंद्र मोदी की ही सत्ता रहेगी। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि बोले कि जिस एक न एक दिन तो सत्ता जाएगी। तो फिर आज जैसे आप कर रहे हो और जिस कानून के तहत कर रहे हो, उसी कानून के तहत दूसरी सरकार जो आएगी आपके ऊपर करेगी, तब फिर आप कहोगे कि दुश्मनी निकाल रही है। क्यों ना निकाले? आप इतनी गंदगी देश में। अब अच्छा एक चीज बताओ आप कि संबित पात्रा जैसे लोग और सत्तारूढ़ दल का नेता अगर बैठ करके नफरतें फैला रहा है, इस तरह की अभद्र भाषा का टिप्पणी करेगा तो लोगों के अंदर संदेश क्या जाएगा कि भाई वो तो सत्तारूढ़ दल कह रही है, तो इसका मतलब हो सकता है सच होगा। तब तो संबित पात्रा का जात पूछेगा कि संबित पात्रा आप कौन हो? तो कहेंगे हम पात्रा है। बोले क्या गारंटी है कि आप पात्रा हो? ले आओ सबूत दो। तो बोलेंगे हमारे पापा ऐसे थे। तो बोले पापा की क्या गारंटी है, वह ले आओ, बताओ। उनकी मम्मी को ले आकर के खड़ा करो कि वह इन्हीं का बेटा है कि नहीं है। तब तो हो गया ना, तब तो लग जाएगी ना कि आप बोलेंगे कि आप अपने पिता के ही बेटे हो। कैसे मान ले हम? बिल्कुल आप साबित करो, तब क्या करेंगे? तो इसलिए आप बोलते हो तो दूसरे तरफ से भी आवाज उठेगी, उधर से भी जवाब मिलेगा, वह भी क्रूर होगा। आप अगर क्रूरता दिखाओगे तो सामने वाला भी क्रूर होगा। तो संबित पात्रा हमेशा जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर निकालते हैं, जो हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे नेताओं का हमारे देश में दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हमारे देश में है, और वह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही ऐसा है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कोई भी ऐसा नहीं था जी। कोई इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करता था। बहुत संस्कार थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं, और थी भी, लेकिन उसमें संस्कार थे 2014 तक। और 2014 के बाद वह संस्कार मर गए हैं। अब यह नरेंद्र मोदी की भाजपा है, और नरेंद्र मोदी की भाजपा ऐसे ही होगी, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ऐसे ही हैं तो भाजपा भी ऐसे ही होगी। इनकी भाजपा है यह ओरिजिनल भाजपा जगदीश जी समाप्त हो चुकी है। जी जगदीश, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी, जिन्होंने हमारे दर्शकों को सारे सवालों के जवाब विस्तार से दिए। ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए TFT इंडिया लाइव। धन्यवाद।